मेरे भाई, अगर आपका भी 7 फरवरी को केमिस्ट्री का एग्जाम है तो यह क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, आज के क्लास में हम लोग उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो मेरे भाई आप लोग भी चैट सेक्शन में आंसर को जरूर लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि ब्रेबेस जालकों की संख्या कितनी होती है। तो बच्चों, ब्रेबेस जालकों की संख्या यहाँ पे 14 होती है। अगर घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेस जालक पूछे तो आप लोग 3 बताइएगा। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है। ये सभी बात आपको याद रखना है। दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है, यहाँ पे किस प्रकार के दोष में क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। बच्चों, शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व में यहाँ पे कमी आ जाती है और फ्रैंकल दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। चलो, आज के क्लास का एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, सभी साथी आंसर को लगाते चलिएगा। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या क्या होती है। तो यहाँ पे 7 होती है। मूल क्रिस्टल तंत्र पूछे तो बच्चों क्या लगाओगे, 7 होती है। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे है कि आणविक क्रिस्टल में बच्चों कौन सा बल लगता है। आणविक क्रिस्टल में बताएंगे कौन सा बल लगता है, तो वांडर वाल्स बल लगता है। 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। कोरंडम बच्चों किस प्रकार का क्रिस्टल है। यहाँ पे बता के चलो, एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए एक भी प्रश्न को आप मिस नहीं करोगे। शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देखिएगा। कोरंडम बच्चों किस प्रकार का क्रिस्टल है, तो ये सहसंयोजक क्रिस्टल है। 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। और बच्चा पार्टी, अभी हमने 7 बजे जो है आपको क्या करवाया था, फिजिक्स के पूरे एसआई मात्रक से बनने वाले सभी ऑब्जेक्टिव करा दिया है। मात्र 30 ऑब्जेक्टिव करवाया है, उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बाहर एसआई मात्रक में नहीं आएगा, वो फिजिक्स के क्लास में। बच्चों देखो, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो, यहाँ पे पिंड केंद्रित यहाँ पे इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। पिंड केंद्रित यानी कि बच्चों बॉडी सेंटर्ड में पूछा गया, बीसीसी में पूछा गया परमाणु, तो इसमें परमाणु 2 होते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 का बच्चों ए लगा के चलिएगा आप लोग। 8 नंबर सवाल का जवाब बताओ। फलक केंद्रित यहाँ पे बच्चों इकाई सेल में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। अगर बच्चों एफसीसी में परमाणु पूछे तो आप लोग 4 बताइएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, तो 4 वाला करेक्ट हो जाएगा आपका। क्या होगा बच्चों, एफसीसी में परमाणु जो होते हैं ना 4 होते हैं। 9 का बता के चलो। पूरे 100 ऑब्जेक्टिव तक बने रहिएगा साथी, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है। निम्न में कौन प्रतिचुंबकीय है। तो बच्चों जल भी है, सोडियम क्लोराइड भी है और बेंजीन भी है। ये तीनों के तीनों क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि बीसीसी में पैकिंग की प्रगुणता कितनी होती है। बच्चों पैकिंग की प्रगुणता पूछा गया, पैकिंग का क्वालिटी पूछा गया मेरे भाई, बता के चलो। इसमें भरा हुआ 68% होता है, और अगर बच्चों स्पेस पूछे, खाली पूछे ना, तो इसमें 32% होता है। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। ओके बच्चों, और भी बता दे क्या एफसीसी में। चलो आगे बता देंगे प्रश्न अगर बना होगा तो। देखो 11 नंबर सवाल आपके सामने है। निम्नलिखित में कौन समदैशिक होता है। समदैशिक बच्चों अक्रिस्टल होते हैं। समदैशिक कौन होते हैं, अक्रिस्टल। अब अक्रिस्टल को आप लोग खोजोगे क्या, अक्रिस्टल को खोजोगे भैया, वो क्वार्ट्ज ग्लास हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगर असमदैशिक होता तो वो हमारा क्या, क्रिस्टल होता है। ओके बच्चों, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। आज देखते हैं आप लोग कितना सही कर पाते हो। यहाँ पे है, सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या कितनी होती है। तो भैया 8 होती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 का ए हो जाएगा। चलो 13 का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन क्रिस्टल है। लोहा आएगा, तांबा आएगा, चीनी आएगा, तो ये सभी के सभी भैया क्रिस्टल ही तो है। 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्न में कौन दीर्घ परासी होता है? दीर्घ परासी मेरे भाई बताओ, निम्न में कौन दीर्घ परासी होता है? तो दीर्घ परासी क्रिस्टल होते हैं। लघु परासी की बात करें मेरे भाई, ये याद रखिएगा, लघु परासी की बात हो तो वो अक्रिस्टलीय ठोस हो जाता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट का बात हुआ ना तो इसे सहसंयोजक क्रिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सहसंयोजक, या फिर इसे हम क्या नेटवर्क क्रिस्टल कहते हैं। तो दोनों आप लोग याद रखिएगा। ओके बच्चों, चलो यहाँ पे 16 नंबर सवाल का जवाब बताओ, आयनिक क्रिस्टल जो है किसमें विलय होता है? तो जल में विलय होता है। 16 का डी हो जाएगा। चलो ये बता के चलो कि सिलिकॉन में आर्सेनिक मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सिलिकॉन में आर्सेनिक मिलाने की प्रक्रिया को मेरे भाई यहाँ पे डोपिंग कहते हैं। 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, यहाँ पे किसी क्रिस्टल के दो समांतर तलों के मिलर निर्देशांक कैसे होते हैं? समान होते हैं। 18 का क्या होगा बच्चों? ए हो जाएगा। चलो 19 नंबर सवाल आपके सामने यहाँ पे है। और बच्चा पार्टी एक बार सभी साथी क्लास को लाइक भी कर दो जी। जितने बच्चे इस क्लास को देख रहे हो ना, क्लास को लाइक कर देना, क्योंकि आप लोग हमारे मोटिवेशन हो मेरे भाई। सभी साथी क्लास को लाइक कर लीजिएगा। और अगर आप नए नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है। देखो किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेबेस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो वो आर्थोरोम्बिक होता है। 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो कि NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है बच्चों? अगर NaCl पूछे तो वो होता है FCC। और अगर बच्चा पार्टी आपसे CsCl मतलब सीजियम क्लोराइड की संरचना पूछे तो वो BCC होता है। NaCl पूछा तो फलक केंद्रित यानी कि FCC हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, यहाँ पे विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का कौन सा उदाहरण है? तो बच्चों विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। इसके 4 एग्जाम्पल होते हैं, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, प्रासरणी दाब और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो यहाँ पे क्वथनांक का उन्नयन दिखा, जो कि यहाँ पे अनुसंख्यक गुणधर्म हो जाएगा। प्रश्न है कि प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं मेरे भाई। चलो अगला बताओ, 23 नंबर सवाल है कि किसी भी विलयन में विलय तथा विलायक के मोल प्रभाज का योगफल कितना होता है? बच्चों विलय का मोल प्रभाज n बटा में n प्लस n होता है। प्लस में विलायक का मोल प्रभाज जो होता है n बटा में n प्लस n होता है। देखो ऊपर में यहाँ पे छोटा वाला, इसमें बड़ा वाला, और दोनों का अगर हम योग करते हैं तो आप लोग वहां पे लघुत्तम सब निकाल के कर लीजिएगा ना, वो बनेगा n प्लस n बटा में n प्लस n, ऐसे बनेगा। तो दोनों को काट दोगे, बराबर में 1 बचेगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चों, 24 नंबर सवाल है कि ताप का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है? तो मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। 24 का ए हो जाएगा। ये ताप से बिल्कुल स्वतंत्र होता है। बताओ आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है? आदर्श विलयन यह राउल्ट के नियम का बच्चों पालन करता है। सभी यहाँ पे पूरे ये कह सकते हो कि पूरे यहाँ पे सिद्धांत के साथ यहाँ पे जो पालन कर रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा? राउल्ट का नियम हो जाएगा। याद रखिएगा। और ये हमारा आदर्श विलयन कहलाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जिसमें कि हमारा डेल्टा H मिक्स बराबर भी क्या होता है? 0 होता है। और इसमें डेल्टा V मिक्स बराबर भी क्या होता है? 0 होता है। समझ लो ये आदर्श विलयन है। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है। यहाँ पे क्या है? विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म किस पर निर्भर नहीं करता है? तो मैंने देखो यहाँ पे डिफिनेशन में क्या बताया था, विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। कणों के आकार या प्रकृति से इसका कोई लेना देना नहीं है। आकार पर भी निर्भर नहीं करता और प्रकृति पर भी निर्भर नहीं करता, क्योंकि कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो जो निर्भर नहीं करता है वो ए और बी है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। अगर पूछे किस पर निर्भर करता है तो वो कणों की संख्या पर निर्भर करता है मेरे भाई, जरूर याद रखिएगा आप लोग। चलो 27 नंबर सवाल है कि समुद्री जल को किस विधि से लवणहीन किया जाता है? उल्टा परासरण के द्वारा। ओके मेरे भाई, अगला बताओ 28 नंबर सवाल है कि हेनरी स्थिरांक का मान क्या होता है? P बराबर आपने क्या पढ़ा है? KHX पढ़ा है, जिसमें कि KH हेनरी कांस्टेंट होता है। अब बता के चलो तो बच्चा पार्टी ताप में वृद्धि के साथ ये पूरे सीधे रूप से बढ़ जाता है। चलो 29 का बताओ, पादप कोशिका तब सिकुड़ जाती है जब उसे
रखा जाता है हाइपरटोनिक विलियन में मेरे भाई, किसमें? हाइपरटोनिक विलियन में। नेक्स्ट बता के चलो 30 नंबर सवाल आपके सामने है और क्या पूछा है कि किसी विलियन के परासरण दाब को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो विलय के अणुओं की संख्या को बढ़ाकर। ओके बच्चों, 31 नंबर सवाल का जवाब लगा दो जल्दी से, क्योंकि बच्चा पार्टी ये बताओ, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं मेरे भाई, क्योंकि अब की बार आपको चाहिए अच्छा नंबर तो अच्छा मेहनत भी तो करना पड़ेगा, इसलिए जितना समय बचा है खुद को झोंक दो अपनी तैयारी में। निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? जल्दी से बता के चलो। सर वो हमारा K2SO4, आपने तो बचपन से बता के चला, ये हो जाएगा K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा। चलो 32 नंबर सवाल आपके सामने है कि सिर्फ ये कण ही अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं, तो वो विलायक के कण होते हैं। 32 का ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर सवाल है कि शुद्ध जल का पीएच वैल्यू क्या होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच वैल्यू मेरे भाई 7 होता है। और अगर मानव रक्त का पूछे, मानव रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 होता है मेरे भाई। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? तो 4 एग्जांपल में से देख लो, प्रकाशीय क्रियाशीलता या फिर सक्रियता नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब क्या है? कम है बच्चों। 35 का ए लगा दो आप लोग। चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है कि यदि ग्लूकोज यहाँ पे 18 ग्राम है और यहाँ पे 1000 घोलक में या घुलाया जाता है, तो उस घोल को हम क्या कहेंगे? बता के चलो जल्दी से मेरे भाई। हमने पढ़ा है W/m, क्या सर? W/m गुना में 1000/v, तो ये इससे निकल जाएगा ना हमारा भी 1000 दिया गया है। जल्दी से बता के चलो बच्चा पार्टियों, तो हमारा ये 18 ग्राम W दिया गया, तो 18 में इसका मोलर द्रव्यमान निकालना है तो कितना होता है? 180 होता है, शायद आप लोग निकाल लीजिएगा। गुना में 1000 में वॉल्यूम हमारा 1000 दिया गया है, तो मतलब ये से ये कट जाएगा, 18 के 18, 18 दहिन के 180, 1/10 हो जाएगा। मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको ऊपर अगर करेंगे तो क्या लिखा जाएगा बच्चा पार्टी बताओ ना? 0.1 हो जाएगा, जो कि मोलल में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या घोल को पूछा गया था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ओके मेरे भाई चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न है कि CaNO3 और हॉल 2 में वांट ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा? दो, यहाँ पे 2 है और ये 1 हो जाएगा, तो हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। चलो 38 नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में किसका क्वथनांक है जो सबसे अधिकतम होगा? यहाँ पे जल में 1% NaCl का, 38 का सी हो जाएगा। चलो ओके मेरे भाई चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। क्लास को एक बार लाइक करते हुए चलिएगा सभी साथी। प्रश्न है कि किसी विलियन घटक का आंशिक दाब जो है इसके मोल अंश के समानुपाती होता है और इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में भी आया तो आप लोग बताओगे भैया ये राउल्ट का नियम है, P बराबर P0x होता है। ओके बच्चों चलो 40 नंबर सवाल आपके सामने है, गोताखोर ऑक्सीजन के साथ कौन सा गैस मिलाकर ले जाते हैं? तो वो हमारा कौन सा? हीलियम होता है क्या? 40 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 41 नंबर सवाल का जवाब बताओ, प्रबल वैद्युत अपघट्य का उदाहरण कौन सा होगा? प्रबल वैद्युत अपघट्य का उदाहरण जो है ना वो NaCl हो जाएगा। क्या बताओ एक बार जल्दी से मेरे भाई? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, जो जलीय विलयन में पूर्णतः क्या होता है? आयनों में परिवर्तित हो जाता है, तो Na और यहाँ पे Cl में टूट जाता है। चलो अगला नंबर सवाल, विशिष्ट चालकत्व की क्या इकाई है? विशिष्ट चालकत्व की इकाई के लिए हमने क्या पढ़ा है? कप्पा के, इसे कप्पा द्वारा दर्शाते हैं और क्या होता है? 1/r इंटू में L/A। अब इससे निकाल लोगे ना, 1/r है तो r का मात्रक ओम होता है, गुना में लंबाई का क्या लोगे? लंबाई का हम सेंटीमीटर में लेते हैं, गुना में एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे, ये से एक कट जाएगा, 1/में ओम गुना में यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बचेगा। क्या बचेगा मेरे भाई? यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे क्या बचेगा? 1 सेंटीमीटर। तो इसको हम ऊपर कर लेंगे, इसको ऊपर करेंगे तो इसमें इनवर्स लग जाएगा और इसको भी ऊपर करेंगे तो इसमें भी इनवर्स लग जाएगा। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या मेरे भाई? अगर इसी में प्रतिरोधकता मतलब विशिष्ट चालकत्व तो ये बता दिए, प्रतिरोधकता क्या होता है वो आप लोग याद रखना। प्रतिरोधकता
का पूछे तो वो ओम इंटू सेंटीमीटर या फिर मीटर में लोगे तो मीटर आ जाएगा। चलो 43 नंबर सवाल है, द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन में बच्चों कैथोड पर क्या मुक्त होगा, और अगर कैथोड का बात हुआ है तो सोडियम हो जाएगा, और एनोड पर क्या होता है भैया जी, वो ऑक्सीकरण हो जाता है, और इसमें क्या होता है, अपघटन हो जाता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, तो लेड स्टोरेज बैटरी जो है ना, ये हमारा द्वितीयक सेल है भैया। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, 45 नंबर सवाल है, किस प्रकार की अभिक्रिया में रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया मेरे भाई स्वतः होती है, वो विद्युत रासायनिक सेल होता है। आज ही तो हम जानेंगे सभी साथी का स्कोर, कितने साथी हमारे साथ शुरू से लेके अंत तक बने रहेंगे वो तो लास्ट में पता चलेगा स्कोर को देख के। देखो यहां पे है कि विद्युत रासायनिक सेल में जिंक के क्षार पर क्या होता है, बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है मेरे भाई, याद रखना आप लोग। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न क्या आया है, देखो 47 नंबर सवाल है, किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने या प्राप्त करने की प्रवृत्ति इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। 47 का बी हो जाएगा। अगला बता के चलो, 96,500 कूलम बराबर क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है, और 1 फैराड बराबर मेरे भाई 96,500, यहाँ पे 96,500 कूलम होता है, याद रखिएगा बच्चा पार्टियों। चलो अगला बताओ, यहाँ पे बैटरी के द्वारा बदला जाता है, किसको किस में बदलते हैं बैटरी के द्वारा, तो रासायनिक ऊर्जा से हम विद्युतीय ऊर्जा बनाते हैं। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, लेक-लांचे सेल क्या है, लेक-लांचे बच्चों प्राथमिक सेल है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। लेड स्टोरेज बैटरी द्वितीयक सेल होता है। बताओ यहाँ पे शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, 1.5 वोल्ट, जबकि मरकरी सेल का विद्युत वाहक बल बच्चों यहाँ पे 1.35 वोल्ट होता है। मरकरी सेल का पूछे तो 1.35 वोल्ट होता है। ये बताओ मरकरी सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, 1.35 वोल्ट हो जाएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, जो मैंने आपको ऊपर बता के चला था। सेल स्थिरांक क्या हो जाएगा, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एवं उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को तुलो। दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी आप लंबाई में ले लो भैया, एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, तो एरिया ले लो, एल बराबर यहाँ पे जी नोट बराबर यहाँ पे एल बाई ए हो जाएगा, तो यहाँ पे निकाल लोगे लो ना, कौन सा हो जाएगा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा ना बच्चा पार्टी। और इसका मात्रक यहाँ पे लंबाई का सेंटीमीटर ले लो, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये एक से एक कट जाएगा, 1 बाय सेंटीमीटर बचेगा, इसका मात्रक सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। मात्रक पूछेगा तो लगाइएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, जल का विद्युत अपघटन कराने पर क्या होता है। जल का विद्युत अपघटन कराने पर बच्चों हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है और ऑक्सीजन गैस यहाँ पे एनोड पर प्राप्त होती है, तो ये दोनों विकल्प हमारा करेक्ट है बच्चों, यहाँ पे 54 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, आज तो भैया वही प्रश्न है, देख के चलो ना कितना नंबर आपके एग्जाम में आने वाला है। यहाँ पे सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल कितना होने चाहिए, 55 का बता के चलो, तो हाँ भैया इसमें धनात्मक होने चाहिए, 55 का ए हमारा करेक्ट है। देखो आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था, आर्हेनियस ने दिया था, आपने पढ़ा होगा ना, के बराबर सर ए ई माइनस का ई ए बटा में आर टी फॉर्मूला है, और अगर हम इस फॉर्मूला को भूल जाते हैं तो भैया क्या होगा, एक नंबर आपका कट जाएगा। देखो निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं, वैद्युत अपघट्य होते हैं, 57 का आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ मेरे भाई, प्रश्न है कि गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड जो है वो ऋणात्मक होता है, 58 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल बच्चा पार्टी ये ईंधन सेल का उदाहरण है, 59 का आपका सी हो जाएगा। आज हम पूरे फिजिकल केमिस्ट्री को इस क्लास में उड़ा देंगे बच्चा पार्टी। अगला क्लास होगा कौन सा, इनऑर्गेनिक वाला हो जाएगा, फिर ऑर्गेनिक वाला चला जाएगा सबके सब। देखो किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है। नेक्स्ट बता के चलो बच्चा पार्टी, आप लोग क्लास को लाइक तो कर दिए हो ना, बता दो एक बार कि हाँ भैया हमने तो कर दिया है। जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक कर लो, और अगर आप नए नए जुड़े हो तो भैया जी आप लोग सब्सक्राइब भी तो कर लो। कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है और कंसंट्रेशन होता
है। ये सभी हमारा करेक्ट है। 62 नंबर सवाल है, जब उत्प्रेरक का उपयोग साम्यावस्था में किया जाता है तो सक्रियण ऊर्जा क्या होता है? सक्रियण ऊर्जा बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना, वो सीधे रूप से घट जाता है। ये बता के चलो आप लोग, प्रश्न क्या है, अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है। 63 का हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो यहाँ पे 64 का बताओ कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? बच्चों प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अगर वेग स्थिरांक पूछे तो यहाँ पे सेकंड इनवर्स हो जाएगा, और अगर प्रथम कोटि के लिए हाफ लाइफ पूछे ना 0.693 बटा में के बताइएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखना आप सब। चलो 65 नंबर सवाल है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो है किस पर निर्भर नहीं करता है? तो बच्चा पार्टी बताओ, अभिकारकों की सांद्रता पर यह निर्भर नहीं करता है। अगला बताओ यहाँ पे, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है समय के साथ? बच्चा पार्टी क्या होती है, जल्दी से बताओ। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर मेरे भाई ताप बढ़ने से बढ़ती है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ यहाँ पे प्रश्न है कि वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक भाग लेकर उत्पाद बनाते वो क्या कहलाते? द्विअणुक कहलाते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या हो जाएगा? शून्य कोटि के लिए बच्चा पार्टी होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब लगा दो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बच्चों इसके लिए हाफ लाइफ होता है क्या? बिल्कुल, इसके लिए भी हाफ लाइफ होता है जो कि a बटा में 2k होता है। ये बात आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, अगला बताओ 69 नंबर सवाल है, यहां पे है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं परमाणुओं अथवा मूलकों की संख्या क्या कहलाती है? अणुकता कहलाती है। अणुकता का अधिकतम मान 3 हो सकता है बच्चों, अणुकता एक सैद्धांतिक मान है। नेक्स्ट बता के चलो कि किसी पदार्थ की प्रतिक्रिया करने का दर किस पर निर्भर करता है? सक्रिय भार पर निर्भर करता है। 70 का डी हो जाएगा। 71 नंबर सवाल है, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर क्या होती है? निश्चित होती है। किसी भी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर मेरे भाई निश्चित होती है। अगला बताओ यहाँ पे प्रश्न है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में बच्चों वेग निर्धारक पद कौन सा होता है? मंद पद होता है। 72 का क्या हो जाएगा? 72 का बच्चा पार्टी ए बता के चलो सभी साथी। ओके चलो अब अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे 73 नंबर सवाल है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी क्षण ज्ञात किया गया वेग क्या कहलाता है? वो तात्क्षणिक वेग कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? तात्क्षणिक वेग कहलाता है। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे है, हैबर की विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक का प्रयुक्त होता है? यहाँ पे लोहे का महीन पाउडर होता है। 75 नंबर सवाल है, यहाँ पे किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? शून्य कोटि के लिए जो मैंने आपको ऊपर बताया, इसके लिए इकाई और हाफ लाइफ। देखो अभिकारक अणुओं को यहाँ पे उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 76 का बताओ, तो वो सक्रियण ऊर्जा होता है मेरे भाई। चलो अगला बताओ 77 नंबर सवाल है, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है? उत्प्रेरक का कार्य है अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना और घटाना। करेक्ट आंसर सी होगा। उत्प्रेरक के खोजकर्ता की बात करें बच्चों तो वो वर्जिलियस साहब थे। कौन थे? यहाँ पे वर्जिलियस, याद रखेंगे मेरे भाई। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि किसी अभिक्रिया का वेग हमारा इतना दिया गया है तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? हमने बताया वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घात के योगफल को, घात का यहाँ पे 2 है और इसमें कुछ नहीं है तो 1 है, तो दोनों का योगफल करो, 2 1 3 हो जाएगा। ये तो सिंपल सा आंसर है भैया, लेकिन एग्जाम में बड़ा पूछा जाता है। प्रश्न है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ का मान क्या होता है? मैंने बताया था ना आपको मेरे भाई 0.693 बटा में के होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए यहाँ पे प्रश्न बना हुआ है बच्चों। चलो अगला बताओ 80 नंबर सवाल है कि निम्न में से किस समीकरण के द्वारा यहाँ पे त्वरित वेग को बताया जाता है? त्वरित वेग को मेरे भाई किसके द्वारा बताया जाता है? वो dx/dt होता है क्या मेरे भाई? बताओ जल्दी से। ऐसे हमारा बुक में dc/dt दिया गया मेरे भाई, तो आप याद रखिएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना। 80 का आप लोग क्या करोगे? HW के लिए आप लोगों के लिए ये कमेंट करके बताइएगा आप लोग। चलो 81 नंबर सवाल का जवाब बताओ। प्रश्न है कि रासायनिक अधिशोषण कैसी अभिक्रिया
है? रासायनिक अधिशोषण बच्चा पाठी, जल्दी से बताओ। रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है। इसमें मुक्त ऊष्मा की बात करें तो 40 से लेके 400 किलो जूल बट्टा में मोल में होता है। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। चलो बताओ यहाँ पे निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? बच्चों चीनी के घोल में नहीं पाया जाता है। आपका जो 82 का हो जाएगा ना, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलो 83 नंबर सवाल है कि P2O5 अच्छा क्या है? P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड पूछा गया, क्या है एक अच्छा? तो ये अवशोषक है। 83 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो बताओ निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है? लायोफिलिक कोलाइड मेरे भाई गम होता है, गोंद होता है, जिसे आप द्रव से नहीं कोलाइड कहते हो, द्रव से स्नेह करने वाला। भौतिक अधिशोषण में लगभग उष्मा उत्सर्जित होती है, वो कितना होता है? 20 से 40 किलो जूल पर मोल में होता है। 85 का ए हो जाएगा। चलो रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? रासायनिक अधिशोषण में मेरे भाई वो एक होता है। रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? एक होती है। 86 का ए हो जाएगा। चलो 87 का बता के चलो। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? दूध बच्चों किसका उदाहरण है? ये पायस का उदाहरण है। किसका है? इमल्सन का उदाहरण है। कभी कभी हिंदी में इमल्सन लिख देता है मेरे भाई। देखो टिंडल प्रभाव किस में पाया जाता है? टिंडल प्रभाव इसमें सोल में पाया जाएगा। 88 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। 89 नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है? लायोफिलिक कोलाइड जो नहीं है तो वो कुहासा हो जाएगा। 89 का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला बताओ तेल को वसा में बदलने हेतु प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या होता है? जल्दी से बता दो। तेल को वसा में बदलने हेतु बच्चा पार्टी प्रयुक्त उत्प्रेरक यहाँ पे निकेल हो जाएगा। 90 का सी हो जाएगा। चलो अगला बताओ 91 नंबर सवाल है अपमार्जक को क्या कहा जाता है? सरफेस एक्टिवेटर यानी कि पृष्ठ सक्रियन कहा जाता है। 91 का ए हो जाएगा। यहाँ पे बताओ यूरिएज बच्चों किसका उदाहरण है? यूरिएज बताओ किसका एक उदाहरण है? 92 का आपने बताया यह एक एंजाइम का उदाहरण है मेरे भाई। चलो 93 नंबर सवाल का जवाब बताओ। रक्त पर कैसा आवेश पाया जाता है? ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। रक्त पर कैसा आवेश मेरे भाई? ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। ओके चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि उत्प्रेरक की व्याख्या। मैंने उत्प्रेरक की जगह बताया था जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता और घटाता था, वहां पे मैंने बताया था कि उत्प्रेरक के खोजकर्ता बच्चा पार्टी व्याख्या करने वाले थे बर्जीलियस साहब। ओके बच्चों चलो अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न है कि स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है? स्टार्च के जल अपघटन में बच्चा पार्टी पूछा गया है वो डाइस्टेज होता है। सही डी हो जाएगा। चलो बताओ टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत क्या हो जाएगा? टाइलिन नामक एंजाइम जीव की लार है। क्या होगा बच्चों? जीव की यहाँ पे लार हो जाएगा। उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? उत्प्रेरक बताओ कितने प्रकार के हो सकते हैं? एक समांग उत्प्रेरक है, दूसरा विसमांग उत्प्रेरक है। तो भैया जी ये दो प्रकार के होते हैं। चलो यहाँ पे 98 नंबर सवाल है जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं वो पृष्ठ सक्रिय कारक कहलाते हैं। 98 का हमारा डी हो जाएगा। 99 नंबर सवाल है कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन क्या कहलाता है? वैद्युत कण संचलन कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई? वैद्युत कण संचलन कहलाता है। बताओ अधिशोषण की प्रक्रिया कहां पर होती है? अधिशोषण है बच्चों एक अवशोषण होता है, दूसरा अधिशोषण होता है। अधिशोषण की प्रक्रिया बच्चों एक पृष्ठीय घटना है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बच्चों अधिशोषण वाला जो है ना ये उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है यहाँ पे याद रख लो। ये बच्चा पार्टी उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, ये आप लोग याद रखिएगा। ये मत लगाना उष्मा शोषी लिखा गया, ये याद रखना पृष्ठीय घटना है, उष्मा शोषी उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। ओके बच्चों चलो पहले आप लोग कमेंट करके बता दो बच्चा पार्टी ये क्लास कैसा लगा। हर एक क्लास में ये पूछता हूं मैं क्लास कैसा लगा। और दूसरा आप लोग कमेंट करोगे अपना स्कोर। बच्चा पार्टी स्कोर को आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। और बच्चा पार्टी सभी साथी क्लास को एक बार लाइक भी कर लीजिएगा जितने बच्चे नहीं किए हो। ओके बच्चों मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और क्या करोगे इन सभी प्रश्नों को जरूर याद करके आइएगा क्योंकि एग्जाम का समय बहुत कम बचा है। जितना आप रिवाइज करोगे उतने चीजों आपको जो है वो समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में।